सो नाउ वी आर डूइंग रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट पार्ट 3। ठीक है, तो ये हम लोग को करना है यहाँ से, सॉइल एज अ रिसोर्स। ठीक है, नाउ सॉइल तुम रिसोर्स मानती हो कि नहीं मानती हो सॉइल? यस। सॉइल तो रिसोर्स है ही हम लोग का, क्यों? क्योंकि वही हम लोग का प्लांट ग्रोथ का मीडियम है। ठीक है, वही हम लोग का लिविंग ऑर्गेनिज्म, माने जो भी हमारा खाना है, एग्रीकल्चर क्रॉप है, वो सब हम लोग का सॉइल से ही निकलता है ना? तो soil is the most important renewable natural resource. It is the medium of plant growth and supports different type of living organism on the earth. The soil is a living system. अब बहुत जन को लगता है soil actually क्या होता है ना, एक तरह से बोल सकते हैं जिंदा चीज है। ठीक है, it takes millions of years to form soil up to few centimeter in depth. Now ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो soil जो हमारा टॉप soil होता है, इसको बनने में हजारों साल लगते हैं। ठीक है, इसी के लिए अगर ये हमारा सॉइल उड़ जाए या ये हमारा सॉइल चला जाएगा तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इसको बनने में मिलियन ऑफ इयर्स लगेंगे, है ना? तो इस सॉइल को बचा के रखना, इसको कंजर्व करके रखना पड़ता है, इसको छुपा के रखना पड़ता है। अगर हम इसको पूरा इरोड होने देंगे तो हमारे को बहुत नुकसान हो जाएगा, खाना वाना नहीं हो। ठीक है, soil it takes millions of to form soil up to few centimeter in depth. Relief, parent rock or bed rock, climate, vegetation and other forms of life and time are important factors in the formation of soil. Now soil बनाने के लिए बहुत चीज का जरूरत पड़ता है। जैसे हम लोग का सबसे पहले तो इसका जो पैर देखो, जो भी पत्थर है ना, जब वो टूटता है, छोटा 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 टूटता टूटता उसका एंड सॉइल होता है। तो हमारा किस तरह का पत्थर है, हमारा किस तरह का बेड रॉक है, क्लाइमेट देखो, क्लाइमेट के कारण ही पत्थर टूटेंगे, है ना? वहां पे किस तरह का वेजिटेशन है और किस तरह की लाइफ है वहां पर। क्योंकि जब लाइफ, बहुत सारे लोग जब जब लोग मरते हैं ना, वो भी मट्टी बनते हैं ना। हम लोग बोलते हैं ना, मर के तो मट्टी ही बनना है ना? तो वो भी हमारा सॉइल क्रिएशन में काम आता है। तो वहां पर किस तरह का लाइफ फॉर्म है ना, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, various forces of nature such as change in temperature, action of running water, wind and glacier, activities of decomposer, etc., contribute to the formation of soil. Chemical and organic changes which take place in the soil are equally important. Soil also consists of organic humus. यहाँ पे humus का मतलब क्या हो गया? जो भी चीज जो एक जमाने में लिविंग था, कभी ना कभी वो लिविंग था, उसको हम ऑर्गेनिक बोलते हैं, जिसके अंदर बायोटिक है, जिसके अंदर जिसका बायोलॉजी ठीक था। ठीक है, और इनऑर्गेनिक का मतलब हो गया जो कभी जिंदा नहीं था। ठीक है, on the basis of factors responsible for soil formation, color, thickness, texture, age, chemical, physical property, the soil of India are classified into different types. ठीक है, तो हमारे इंडिया में बहुत अलग अलग टाइप की सॉइल है। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट सॉइल है एल्यूवियल सॉइल। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्लैक सॉइल के बारे में। ठीक है, और कौन सा यहाँ पर दिया, जैसे हम लोग के साइंस में, तो हम लोग आईसीएसई में तो एल्यूवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल और लेटराइट सॉइल पढ़ाते हैं। तुम लोग को भी देखो, रेड सॉइल बता रहे हैं यहाँ पे, लेटराइट सॉइल बता रहा है। ठीक है, उसके बाद एरिड सॉइल बता रहा है सीबीएसई में। एरिड का मतलब होता है ड्राई। फॉरेस्ट सॉइल बता रहा है हम लोग को यहाँ पर, सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। ठीक है, तो अभी ये एग्जाम का जो ये जो चैप्टर जो अभी हम लोग कर रहे हैं, थर्ड चैप्टर जो कर रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आएगा। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग को ये डायग्राम भी पूरा पढ़ के रखना पड़ेगा, ये डायग्राम आपको करना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, तो ये टॉप सॉइल है हमारा। फिर इसके बाद आता है हमारा सब सॉइल। ठीक है, उसका सब स्ट्रैटम, वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल और अनवेदर्ड पेरेंट बेड रॉक। ये तुम लोग का सॉइल प्रोफाइल सीबीएसई में थोड़ा डिफरेंट दिया हुआ, आईसीसी में थोड़ा डिफरेंट दिया हुआ है, पर जो भी दिया हुआ माने सेम मीनिंग है, पर आईसीसी में थोड़ा सा और ज्यादा मार्क किया हुआ है इसको। तो अगर आपको आईसीसी का अगर आपको मिल जाता है डायग्राम, गूगल पे मिल ही जाएगा, तो आप उसको भी लर्न कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहो सीबीएसई वाला, तो आप इसको भी लर्न कर सकते हो, लेकिन ये करना जरूरी है, ये एग्जाम में आएगा। ओके, चलो, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एलुवियल सॉइल। ठीक है, नाउ एलुवियल सॉइल बताने के लिए मैं तुम लोग को थोड़ा एक डायग्राम दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, सपोज कर लो, ये हमारा, तुमको मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना, ये मेरा सपोज कर लो माउंटेन, ये मेरा माउंटेन है। ठीक है, और ये माउंटेन में जब ग्लेशियर मेल्ट होता है, ग्लेशियर के मेल्ट होने से नदी निकलती है, रिवर निकलती है। ठीक है, तो जब ये नदी ऊपर से आती है, सबसे ऊपर से क्रिएट होती है, तो इसके अंदर काफी फोर्स होता है ना, बड़ी ताकत से नीचे आ रही है कि नहीं? ये नदी जो है बहुत ताकत से नीचे आई। तो इतनी ताकत से के अंदर ऊपर से जब नीचे आता है, तो इसका जिसका जो स्लोप है बहुत स्टीप स्लोप है, तो पानी बहुत तेजी से नीचे गिरता है। ठीक है, जब पानी तेजी से नीचे गिरेगा तो क्या करेगा, अपने रास्ते में जितना भी पेड़, जितना भी उसको पत्थर जो भी मिलेगा, वो उसको अपने संग बहा के लेकर चला जाएगा ना, उखाड़ के उसको लेकर चला जाएगा अपने संग।
है ना। हाँ तो ये जितने भी यहाँ पर ट्री होते हैं, स्टोन होता है, जो भी इसकी चपेट में आएगा उसको लेकर ये नीचे जाने लगता है, ठीक है। बहुत सारे पत्थर जो हाँ होते हैं वो यहाँ पर इसमें अटक जाते हैं इसके फ्लो के अंदर में, और घूमते 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 वो भी नीचे की तरफ गिरने लगते हैं, बहुत सारे पत्थर भी नीचे आने लगते हैं कि नहीं। सब नीचे यहाँ पर आ रहे हैं, आस्ते आस्ते सब टूट रहा है, पेड़ वेड़ सब टूट रहा है, ठीक है। जब ये इतनी हाइट से नीचे गिरता है, जैसे हमारा हिमालय करीब 9,000 किलोमीटर ऊपर है, 9 किलोमीटर, नॉट सॉरी 9,000 किलोमीटर, 9,000 मीटर और 9 किलोमीटर ऊपर है। तो जब वो मीटर के हिसाब से नीचे आने लगता है, तो तुम सोचो स्पीड से अगर कोई पत्थर पानी में फंस गया, तो वो पत्थर को घुमा घुमा के तोड़ के पूरा चकनाचूर कर देता है कि नहीं। और उसको हम्म पूरा माने इस ये इतना माने एक तरह से मिक्सी का काम करता है वहां पर, जो भी इसकी चपेट में आता है उसको ये घुमा घुमा के तोड़ देता है, ठीक है। तो ऊपर तो बहुत सारे हम्म मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे ट्रीज होते हैं, वो सारे फिर, वैसे जो रिवर होती है ना उसका 3 लेवल होता है, ठीक है। माने एकदम टॉप लेवल होता है रिवर का, फिर होता है उसका मिडिल लेवल, और फिर होता है उसका एकदम लो लेवल, ठीक है। तो जब वो सबसे हम्म ऊपर आती है तो सबसे तेजी से आती है ना। फिर हम्म उसके बाद मिडिल हाँ लेवल में वो थोड़ा सा स्लो होके मियंडर वियंडर बनाती है, ठीक है। और फिर लो लेवल में जाके पूरी एकदम शांत हो जाती है, ठीक है। तो हमारी गंगा जो है वो निकलती है ऊपर हिमाद्री से और आके एंड होती है बंगाल में, है ना, बे ऑफ बंगाल सुंदरबन में एंड होती है। तो यहाँ पर इसकी स्पीड बिल्कुल कम हो जाती है, ठीक है। लेकिन जब कभी जैसे ये जब अपने पूरे मानसून के टाइम पे कभी कहीं पर रिवर जब फ्लड करती है, तो ये जो अपना अंदर खाया हुआ सामान है ना, जो पत्थर है, जो पेड़ है, जो इसने खाया हुआ है, उसको हम्म साइड में फेंक देती है, ठीक है। माने उसको मट्टी बनाकर साइड में फेंक देती है सब जगह जाके, ठीक है। तो जहां से गंगा हम्म निकलती है वो साइड में अपना जितना भी उसने डिकम्पोज, जितना भी उसने खाया हुआ है डेपोजिशंस, उसको साइड में फेंक देती है, ठीक है। और वो जो एरिया है वो मट्टी बनता है, ठीक है। और वो जो मट्टी होती है वो काफी फर्टाइल होती है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर मिनरल्स भरे पड़े हैं, ठीक है। इसी के लिए तुम देखेगी, हाँ अब तुम लोग कभी सोचा है कि अगर हम लोग हिस्ट्री उठा के देखें, अगर हम लोग हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो देखेंगे कि हम लोग जो हमारा नॉर्थ इंडिया दिल्ली है ना, दिल्ली के लिए बहुत लड़ाई होती है ना। दिल्ली के अंदर पहले के जमाने में बहुत लड़ाई होती है, जो भी राजा है वो दिल्ली को हथियाना चाहता है। कभी सोचा दिल्ली को क्यों हम्म हथियाना चाहता है? वो दिल्ली को इसके लिए हथियाना चाहता है क्योंकि दिल्ली के ऊपर हमारा जो एरिया है वो पूरा माउंटेन एरिया है ना, हमारा पूरा हिमालयस है ऊपर यहाँ पर, ठीक है। हाँ और दिल्ली जो है हाँ वो पहाड़ों के नीचे है, प्लेन है। इसके मतलब ये हो गया कि वहां से जो भी नदी आती है, जो भी नदी जो पहाड़ों से निकलती है, वो अपना सारा डिपोजिशन जो है वो दिल्ली के आसपास में ही करता है। इसका मतलब दिल्ली का एरिया, यूपी का एरिया, बिहार का जो एरिया है, ये बहुत फर्टाइल एरिया है। पहले के जमाने में जो राजा दिल्ली पे कब्जा कर लेगा वो सारा एरिया कब्जा कर लेगा, माने पंजाब, जिसको आजकल हम पंजाब बोलते हैं, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, ये सारा एरिया जो है, क्योंकि यहाँ पर नदी आती है और यहाँ पर एलुवियल सॉइल है, तो ये एरिया बहुत ही फर्टाइल एरिया होता है, समझ में आ गया आपको। और पहले के जमाने हम्म में तो भाई जिसके पास किसान माने जिसके पास खेत होंगे, जिसके पास क्रॉप्स होगा, वही अमीर होगा, है ना। हाँ जैसे हम लोग अपने माइथोलॉजी में पढ़ते ना, कृष्ण जी क्यों अमीर थे पहले के जमाने, क्या बोलते थे, कृष्ण जी क्यों अमीर थे? क्योंकि कृष्ण जी के पास 50,000 गाय थी, है ना। उनके पास इतने सारे हम्म खेत थे, है ना, इतने सारे उनके पास बकरियां थी, इसी के लिए वो अमीर थे। पहले पैसे से अमीर नहीं होते थे, पहले खेती बाड़ी से और खाने से अमीर होते थे, है ना। तो जो भी राजा हम्म था वो सोचता था अगर हम दिल्ली को कब्जा कर लेंगे तो हमको इतने अच्छे खेत मिल जाएंगे, सारा प्लेन्स मिल जाएगा, यहाँ पे हम क्रॉप कर सकेंगे, और उसी से पैसा मिलता है हम लोग। समझ में आया? अब तुमको समझ में आ रहा होगा हाँ कि क्यों हम लोग की जितनी भी लड़ाइयाँ होती है वो दिल्ली को कंट्रोल करने के लिए क्यों होती है, ठीक है। क्योंकि दिल्ली में एलुवियल सॉइल है, समझ में आ रही है बात को। हाँ चलो यहाँ से रीड करो एलुवियल सॉइल्स। This is the most widely spread and important soil. In fact, the entire northern plains are made of alluvial soil. These have been deposited by three important Himalayan river systems, the Indus, the Ganga, and the Brahmaputra. These soils also extend in Rajasthan, Gujarat through a narrow corridor. Alluvial soil is also found in the eastern coastal plains, particularly in the deltas of the Mahanadi, the Godavari, the Krishna, and the Kaveri rivers. हाँ, तो हमारे साउथ में भी थोड़ा सा हम देखेंगे, तो साउथ में भी जो महानदी, गोदावरी, माने जो रिवर जो फ्लो करती है वो अपने संग एलुवियल सॉइल लेकर आती है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं एलुवियल Hmm. सॉइल जो है वो रिवर्स की देन है, समझ में आ गया आपको, हम लोग ये बोल सकते हैं, हाँ ठीक है। हाँ तो अगर तुमसे कभी मैप में बोलेगा कि एलुवियल सॉइल का एरिया मार्क करिए, तो हमारी इंडिया की जो प्रोमिनेंट नदी है वो जहाँ पर जहाँ से बहती है उसी के बगल वाला एरिया में एलुवियल सॉइल हो, ठीक है। हाँ हाँ चलो यहाँ से रीड करो। The alluvial soil consists of various proportions of sand, silt, and clay.
As we move inland towards the river valleys, soil particles appear somewhat bigger in size. In the upper reaches of the river valley, that is near the place of the break of slope, the soils are coarse. Such soils are more common in Piedmont plains such as Duars, Chos, and Terai. बेसिकली यहाँ पर बोलने का मतलब क्या हो रहा है कि देखो, जब जैसे मैंने तुमको समझाया है, जब उसकी रिवर की जर्नी चालू होगी, तो शुरू में तो वो सारे पत्थर को तोड़ के एकदम 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 पूरा छोटा नहीं कर पाएगी। शुरू में तो थोड़ा थोड़ा करके ही तोड़ेगी। तो ऊपर की जो मट्टी होती है ना, वो थोड़ी सी कोर्स होती है। कोर्स का मतलब होता है उसमें दाना दाना दाना, बड़े मोटे पत्थर होते हैं, क्योंकि अभी तो पूरी मिक्सी चली नहीं है ना। वो तो जब नीचे जाएगा और रगड़ होगा, जब नीचे जितना नीचे जाएगा उतना बार वो घूमेगा, तब जाके वो पतला होगा, फाइन बनेगा। लेकिन ऊपर जो होता है, वहां का जो सॉइल होता है वो कोर्स होता है, मतलब मोटा दाने वाला होता है। क्यों? क्योंकि नदी तो अभी अभी निकली है ना, अभी तो उसको पूरा ठीक से उसने Hmm. ग्राइंड किया ही नहीं। ठीक है। तो पिड माउंट का मतलब होता है, पिड माउंट, पिड मतलब होता है फुट। ठीक है। तो जो जो पहाड़ों के नीचे जो नदियां, जो मट्टी होती है, क्योंकि अभी तो रिवर यहाँ से आई है, ठीक है, अभी पूरा उसने ग्राइंड किया नहीं है, तो यहाँ की मट्टी थोड़ी Hmm. सी कोर्स होती है। ठीक है। तो जो ऊपर के रीजन है, जैसे दुआर हुआ, चौज हुआ, तराई रीजन है, यहाँ की मट्टी थोड़ी मोटी होती है। ठीक है। चलो नेक्स्ट। Apart from the size of the grains or component, soils are also described on the basis of their age. According to their age, alluvial soils can be classified as old alluvial, Bangar, and new alluvial Khadar. The Bangar soil has higher concentration of kankar. And nodules than the khaddar. ठीक है। It has more Hmm. fine particles and is more fertile than the bangar. Now इसको याद करने के लिए बच्चे बहुत बार परेशान हो जाते हैं कि खद्दर क्या है और भंगार क्या है। ठीक है। तो देखो, हमारे घर में पहले के, हम लोग के घर में जो भंगार मतलब क्या होता है, फालतू का सामान, Hmm. है ना। तो जो भंगार, तुम सोचो, थोड़ी फालतू सॉइल है। ठीक है। और खद्दर, पहले के जमाने में महात्मा गांधी खद्दर पहनते, तो खद्दर नई चीज हुई ना। एक जमाने में खद्दर का Hmm. बहुत क्रेज था, है ना। तो खद्दर नई सॉइल, समझ में आ गया। तो इसको याद करने का तरीका ऐसा है कि जो पुरानी एल्यूवियल सॉइल होती है उसको हम भंगार बोलते हैं। ठीक है। बेसिकली वो बेसी अच्छी काम की नहीं है। क्यों काम की नहीं है? क्योंकि उसके अंदर बहुत कंकड़ होते हैं। ठीक है। तो कंकड़ ज्यादा Hmm. होगा तो वो सॉइल अच्छी नहीं होगी, वो, है ना। हमको तो फाइन सॉइल चाहिए। हाँ, और खद्दर जो है वो थोड़ी सी रिलेटिवली न्यू है। ठीक है। इसी के लिए हम उसको खद्दर बोलते हैं। तो तुमको याद हो जाएगा कि पुरानी सॉइल जो है, ओल्ड सॉइल जो है, वो भंगार है, और जो न्यू एल्यूवियल है वो खद्दर है। याद हो जाएगा। जो पुरानी हाँ, सॉइल वो खराब क्यों है, खद्दर, उसको भंगार क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि उसके अंदर कंकड़ होते हैं। समझ में आ गया आपको? हाँ, और जो जो हमारी खद्दर होती है उसके अंदर फाइन पार्टिकल्स होते हैं और ज्यादा फर्टाइल होती है। समझ में आ रहा है? तो सारा कंफ्यूजन हाँ, क्लियर हो गया। अगर उनको दो डिफरेंस क्या बोलेगा तो हम क्या बोलेंगे कि जो ओल्ड एल्यूवियल, जो हमारी भंगार है वो पुरानी एल्यूवियल है, जो खद्दर है वो न्यू एल्यूवियल है। पुरानी वाली जो है, हाँ, ओल्ड है, उसके अंदर कंकड़ होते हैं, वो कोर्स है, कोर्स का मतलब मोटा दाना। और जो खद्दर है हाँ, उसके अंदर फाइन है। ठीक है। और वो ज्यादा फर्टाइल हाँ, है, और भंगार है वो लेस फर्टाइल है। तो तीनों हो गया डिफरेंस। हाँ, ठीक है। चलो। हाँ. Nodule, it has more bigger particles and is more fertile from the Bengal. Alluvial soils as a whole are very fertile. Mostly these soils contain adequate proportion of potash, phosphoric acid, and lime, which are ideal for the growth of sugarcane, paddy, wheat, and other cereal and pulse crops. Due to its high fertility, regions of alluvial soils are intensively cultivated and densely populated. Soils in the drier areas are more alkaline and can be productive after proper treatment and irrigation. देखो, यहाँ पर खुद भी बोल दिया कि अगर आपके एरिया में अलुवियल सॉइल है, तो ये आपके लिए भगवान का आशीर्वाद है। ठीक है। क्योंकि ऐसा एरिया में बहुत अच्छी खेती होगी। ठीक है। और यहाँ पर लोग, क्योंकि यहाँ पर खेती अच्छी होगी, पानी है, पानी के कारण ही एलुवियल है। ठीक है। तो यहाँ पर लोग भी ज्यादा रहेंगे। तो ये जो एरिया है थोड़ा प्रॉस्परस एरिया है, थोड़ा सा सिविलाइज्ड एरिया है। यहाँ पर लोग ज्यादा रहेंगे। और ये सारा एरिया हम लोग को दिल्ली के आसपास बहुत ज्यादा एरिया मिलता है। इसी के लिए लोग दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा और बिहार को कैप्चर करने के लिए दिल्ली की लड़ाई लड़ते थे। ठीक है। अगर आपने दिल्ली जीत लिया, हाँ, तो तुम लोग सोच लो कि पूरा इंडिया का एग्रीकल्चर सिस्टम माने जो है वो आपने कंट्रोल कर लिया। माने इंडिया का 50% एग्रीकल्चर आप कंट्रोल कर रहे हैं। समझ में आ गई बात को? हाँ, इंडिया में एल्यूवियल के बाद अगर कोई सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो है ब्लैक सॉइल। ठीक है। तो ये ब्लैक सॉइल मैं तुमको बता दूं बेसिकली कैसे बनता है। कि जब हम लोग का वॉल्केनो से लावा निकलता है ना, जब हमारा यहाँ पर मैग्मा निकलता है नीचे से, ठीक है, और वो जब बाहर आता है,
तो वो बाहर आके जब जो मैग्मा है जब ये सॉल्डिफाई हो जाता है, मतलब ये जम जाता है, ठीक है, तो ये हाँ पत्थर जैसा बन जाता है। ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, बहुत दिनों के बाद ये आस्ते आस्ते टूट टूट के छोटे छोटे दाने टूट टूट कर ये बनता है हम लोग का सॉइल, ठीक है। तो नाउ ब्लैक क्योंकि हाँ हाँ, क्योंकि ये सॉइल जमीन के नीचे से निकली है, तो ऑब्वियसली जमीन के नीचे बहुत मिनरल्स होगा, तो ये ब्लैक सॉइल हमारी बहुत फर्टाइल होती है, ठीक है। ब्लैक सॉइल की एक और बहुत अच्छी खासियत क्या है तुमको पता है? इसका मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी बहुत है। मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी का मतलब हो गया, अगर इसके अंदर पानी जाएगा एक बार, तो ये पानी को पकड़ के रखेगी। समझ में आ रहा है बात को? माने इसके नीचे अगर तुम जाओगे तो पानी मिलेगा तुम्हें। नाउ ये हमारे कॉटन उगाने के लिए बहुत फायदेमंद चीज है ना, रुई उगाने के लिए। ज्यादा कॉटन में क्या होता है, हाँ कॉटन का जो पेड़ होता है अगर ऊपर से पानी गिरेगा तो कॉटन खराब हो जाएगा, है ना। हम लोग घर में भी अगर कॉटन के अंदर पानी डालेंगे तो कॉटन खराब हो जाएगा, ठीक है। तो कॉटन को बेसी बारिश नहीं चाहिए, थोड़ी सी बारिश चाहिए, लेकिन कॉटन को पानी तो चाहिए क्योंकि वो तो पेड़ है। तो ब्लैक सॉइल में क्या होता है, क्योंकि पानी नीचे कंट्रोल करके रखा हुआ है, पानी नीचे पकड़ के रखा हुआ है, तो कॉटन का जो प्लांट होता है उसको बहुत फायदा होता है, वो अपनी रूट से पानी पी सकता है। कॉटन को ऊपर से बारिश नहीं चाहिए, ठीक है। तो एकदम मेड टू ऑर्डर है ये ब्लैक सॉइल कॉटन के लिए, समझ रहा है। इसी के लिए तुम देखेगा हम लोग हाँ के गुजरात एरिया में बहुत कॉटन प्लांटेशन होता है, क्योंकि वहां की जो सॉइल है वो पूरी की पूरी ब्लैक सॉइल से बनी हुई है। तो क्या पता है गुजरात में वैसे तो भूकंप बहुत कम आते हैं, लेकिन जो भूकंप आते हैं वो बहुत ही खतरनाक आते हैं, ठीक है। मैंने बहुत ज्यादा उसमें हम लोग का नुकसान होता है वहां पर। क्यों? क्योंकि एक जमाने में वहां पर बहुत वॉल्केनोस थे, ठीक है, अभी तो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, ठीक है। तो ये जो सॉइल है ये हम लोग को क्या नाम है, वोल्केनिक सॉइल है, लावा सॉइल है, लावा के उससे बनती है हमारी। और इसके अंदर वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। वैसे तुम देखो हम्म गुजरात के अंदर तो सूखा होता है, बेसी बारिश होती नहीं है वहां पे, मानसून का पानी जाता नहीं है वहां पर। तो हमको ऐसी सॉइल चाहिए जो पानी को पकड़ के रखे। समझ में आ रही है बात को? हाँ ब्लैक सॉइल का एक और नाम होता है, इसको हम रेगुर सॉइल बोलते हैं, ठीक है। तो जनरली ये हाईलाइट नहीं रहता है, यहाँ पे छुप के रहता है रेगुर सॉइल। तो टीचर लोग का ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है बच्चे लोगों को फंसाने के लिए, कि व्हाट इज द अदर नेम फॉर ब्लैक सॉइल, तो रेगुर सॉइल। सब बच्चों लोग को मैं बोल रहा हूँ कि अपने जो टेक्स्ट बुक है उसके साइड में यहाँ पे स्लैश करके ऊपर ही लिख लो रेगुर। जिससे क्या होगा, तुम्हारे दिमाग में ये बैठा रहेगा, तो तुमको दिख जाएगा कि ये रेगुर सॉइल ही ब्लैक सॉइल बोला जाता है। समझ में आ रही है बात को? हाँ हाँ चलो पढ़। सर तो हमारे घर में जो सॉइल होता है वो कौन सा होता है? तुम कहाँ रहती है? इंदौर रहती है ना, एमपी में। हाँ तो हाँ एमपी में तुम लोग को ज्यादा करके ब्लैक सॉइल मिलेगा वहाँ, ठीक है। तो तुमको काली मिट्टी हाँ दिखती है क्या वहां पर? हाँ है काली मिट्टी ना, तो वो ब्लैक सॉइल, ठीक है। जब अच्छा तुम जब हाँ तुम तो थोड़ा सा और गुजरात की तरफ जाएगी तो तुमको दिखेगा पूरी काली हाँ काली मिट्टी, और वहां पे कॉटन दिखेगा, तो वो सारी ब्लैक सॉइल, ठीक है। वेरी गुड हाँ क्वेश्चन सिद्धि। ऐसा जानना बहुत जरूरी है कि हम किस एरिया में रहते हैं, वहां पे सॉइल कौन सी है, इससे जल्दी अच्छे से याद होता है। ये बहुत अच्छी चीज है कि आप थोड़ा सा ज्योग्राफी हाँ को ना, ज्योग्राफी एक ऐसी साइंस है जो आप अपने आसपास देख सकते हो, महसूस करते हो, समझ सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हाँ लिखा भी है मध्य प्रदेश में हमारा ब्लैक सॉइल मिलता है। तो तुम हमारे लिए एक हाँ काम करना, कहीं से थोड़ा ब्लैक सॉइल जुगाड़ करना, है ना, उसको ऐसे कर एक तो पैकेट में रख के रखना, अगली बार दिखाना हम लोग को कि सर देखिए ब्लैक सॉइल। हाँ हाँ अच्छा रहेगा ना? चलो पढ़ो। हाँ हाँ These soils are black in color and also known as regular soils. Black soil is ideal for growing cotton and is also known as black cotton soil. मतलब इसको दो दो नामों से और बोल सकते हैं ना? हाँ, तो रेगुर सॉइल तो बोलते ही है, लेकिन ब्लैक कॉटन सॉइल इसके लिए बोलते हैं क्योंकि ये कॉटन के लिए सबसे बढ़िया है ना। माने कॉटन के लिए हम्म एकदम मेड टू ऑर्डर है, ऐसा लग रहा है भगवान ने कॉटन के लिए ही ब्लैक सॉइल बनाई है, क्योंकि ऊपर से बारिश होगा नहीं हाँ और नीचे से पानी उसको मिलेगा, ठीक है। हाँ चलो। It is believed that climatic condition along with the parent rock material are the important factors for the formation of black soil. This type of soil is typical of the Deccan Trap basalt region spread over northwest Deccan Plateau and is made up of lava flows. They cover the plateaus of Maharashtra, Saurashtra, Malwa, Madhya Pradesh, and Chhattisgarh and extended in the southeast direction along the Godavari and the Krishna valleys. The black soil are made up of extremely fine, that is, clay material. They are well known for the capacity to hold moisture. In addition, they are rich दे आर वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। समझ में आ गया? मैंने in मॉइस्चर पकड़ने का इनके अंदर बहुत ही अच्छा कैपेसिटी होता है, ठीक है। चलो। हाँ
In addition, they are rich in soil nutrients such as calcium, carbonate, magnesium, potash, and lime. These soils are These soils are generally poor in phosphoric contents. They develop deep cracks during hot weather, which help in the proper aeration of the soil. These soils are sticky when wet and difficult to work on unless tilled immediately after the first shower or during the pre-monsoon period. हम्म। तो अब तुमने कभी क्ले देखा है? क्ले जो होता है ना, क्ले थोड़ा सा, क्ले जो होता है उसके अंदर थोड़ा मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी होता है, ठीक है। तो अच्छा, एक और बात बोली जाती है ब्लैक सॉइल की जगह, कि ये एक सेल्फ नरिशिंग सॉइल है। सेल्फ नरिशिंग सॉइल का मतलब क्या होता है कि गर्मी के टाइम पे जब हीट होती है ना, तो ये सॉइल फट जाती है, ठीक है। तुम अगर यहाँ पर Hmm. एग्जांपल देखेगी, तो यहाँ पर जो पिक्चर दिया हुआ है तुम देखेगी, यहाँ पर बहुत सारे क्रैक्स दिख रहे हैं ना तुमको, इस सॉइल के अंदर पूरे क्रैक्स आ गए। हाँ अब इस क्रैक के कारण क्या होता है मालूम है? इसके अंदर हवा भर जाती है, हवा चली जाती है, ठीक है। तो हवा हाँ जाना सॉइल के लिए अच्छा है, सॉइल के अंदर ऑक्सीजन आ जाता है, ठीक है। तो गर्मी के हाँ टाइम पर ये अपने आप को ऑक्सीजन दे देता है, क्योंकि इसके अंदर क्रैक्स हो जाते हैं। तुम्हारे घर में फ्लावर वेस है? तुम लोग घर में प्लांट उगाते हो? हाँ तो तुम देखा होगा, जब तुम घर में प्लांट उगाएगा, तो कभी कभी तुमको माने उसमें तुम्हारे प्लांट्स मर जाते हैं बहुत बार, है ना। तो उसका मरने हाँ का वन ऑफ द रीजन क्या होता है मालूम है? ये जो मट्टी होती है, जब आप इसमें पानी डालते हैं तो पूरा ये जम जाती है, ठीक है। जमने के कारण इसके हाँ अंदर ऑक्सीजन नहीं जा पाता है, ठीक है। तो हमेशा बोला जाता हाँ है कि जो गार्डनिंग में क्या करना चाहिए, इसके अंदर मट्टी के अंदर ना ऐसे एक तो रॉड से ना छेदे करते रहना चाहिए, मैंने इसको घुसा के मट्टी को लूज रखना चाहिए। माने मट्टी को एकदम हाँ एकदम एकदम सॉलिड नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अगर सॉलिड हो जाएगा तो उसके अंदर एयर नहीं घुसेगा। एयर नहीं घुसेगा मतलब ऑक्सीजन नहीं जाएगा, तो प्लांट मर जाएगा। तो हमेशा अगर आपका घर का फ्लावर वेस या आपका, आप देखोगे फ्लावर पॉट जो है, वो उसमें प्लांट्स मर रहे हैं, तो आपकी जो सॉइल है उसको एरेशन चाहिए, ठीक है। तो ब्लैक सॉइल अपने हाँ आप को खुद ही एरेशन प्रोवाइड कर देता है, माने एयर दे देता है अपने आप को। इसी के लिए इसको सेल्फ हाँ नरिशिंग सॉइल भी बोला जाता है, ठीक है। चलो, हाँ अब हम लोग बात करेंगे रेड सॉइल या येलो सॉइल की। बेसिकली इसको रेड सॉइल ही बोला जाता है, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं रेड सॉइल की, पढ़ो। हाँ। सर येलो सॉइल वही जो पॉटरी में यूज होता है। इसमें पॉटरी में? हाँ नहीं नहीं, ऐसा कोई खास बात नहीं है। लेकिन रेड सॉइल जो होता है उसके अंदर आयरन का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, माने उस एरिया में आयरन का कंटेंट बहुत है। तो आयरन का जो कलर होता है वो ब्राउनिश टाइप का होता है ना, ब्राउन ब्राउनिश येलो टाइप का होता है। इसी के लिए जिस हम्म एरिया में आयरन ज्यादा है और वहां की जो सॉइल है वो थोड़ी सी रेडिश या हम लोग को हल्की येलोइश दिखती है, इसी के लिए इसका नाम आया रेड हम्म, सॉइल, ठीक है। हाँ। चलो पढ़ो। Red soil develops on crystalline igneous rocks in areas of low rainfall in the eastern and southern parts of the Deccan Plateau. Yellow and red soil are also found in parts of Odisha, Chhattisgarh, certain parts of the Middle Ganga plain, and along the Piedmont zone of the Western Ghats. These soils develop a reddish color due to diffusion of iron in crystalline and metamorphic rocks. It looks yellow when it occurs in hydrated. हाँ, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन तुम लोग के लिए इंपॉर्टेंट आएगा कि इसका रेड कलर क्यों है। बिकॉज इसके अंदर आयरन होता है, ठीक है, ह्यूज क्वांटिटी ऑफ आयरन है, ठीक है। जब इसके अंदर Hmm. पानी रहता है, जब इसके अंदर ये सॉइल के अंदर पानी ज्यादा रहेगा, तो ये थोड़ा सा येलोइश दिखता है, ठीक है। हाइड्रेटेड का मतलब पानी, समझ में आ गया आपको? तो हाँ हमने अभी देखा सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप है हम लोग के लिए एलुवियल, ठीक है। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट क्रॉप है हम लोग के लिए ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल में अच्छी खेती होती है हमारी, ठीक है। और हाँ उसके बाद हम लोग ने देखा रेड सॉइल, ठीक है। तो रेड सॉइल जो है वो खराब सॉइल में गिनती आना चालू हो जाता है, ठीक है। नाउ हाँ आज के डेट में, क्योंकि हम लोग का क्या नाम है, हम लोग के पास बहुत सारे फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड है, वीडीसाइड है, हम लोग के पास बहुत सारा क्या नाम है, इरिगेशन का फैसिलिटी है। तो हम लोग आजकल खराब मिट्टी में भी कल्टीवेशन कर ले रहे हैं, ठीक है। तो ये जो रेड सॉइल है, ये अगर हम इसके ऊपर कुछ ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो यहाँ पर कल्टीवेशन करना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन क्योंकि आजकल हम लोग फर्टिलाइजर यूज कर लेते हैं, तो हम लोग रेड सॉइल से भी खेती कर सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग का भी एडवांटेज हाँ चल रहा है, ठीक है। तो रेड हाँ सॉइल के बाद आएगी सबसे लास्ट में आती है लैटेराइट सॉइल, ठीक है। लैटेराइट सॉइल जो हाँ होती है वो सबसे गंदी सॉइल होती है, समझा। लैटेराइट का मतलब ही हाँ होता है, जैसे मैंने तुमको समझाया था, जो अगर हम लोग का लैटेराइट का मतलब क्या होता है, हमारी जो टॉप जो सॉइल ना, देखो याद रखो, सबसे ज्यादा सॉइल जो फर्टाइल होती है वो ऊपर के हिस्सों में होती है, ठीक है। द अपर पार्ट ऑफ द सॉइल इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल, ठीक है। लेकिन अगर वो हम्म किसी कारण से अपर पार्ट उड़ जाता है, या क्या नाम है तुम्हारा माने हम लोग का इरेडिकेट हो जाता है,
तब वो लैटेराइट सॉइल बनता है। समझ में आ गया? तो लैटेराइट सॉइल हाँ का मतलब हो गया कि इसके अंदर सॉइल का ऊपर वाला जो मेन न्यूट्रिशन है ना वो गायब हो गया है, किसी भी तरह से इसके अंदर जो मिनरल है वो गायब हो गया है, तो ये बहुत ही बेकार सॉइल होती है लैटेराइट सॉइल, ठीक है। लेकिन हम लोग हाँ लैटेराइट सॉइल को भी यूज कर सकते हैं आजकल बिकॉज ऑफ दी ग्रोथ इन एग्रीकल्चर। हम लोग फर्टिलाइजर मार के इरिगेशन करके हम लैटेराइट सॉइल को भी यूज कर सकते हैं, वरना लैटेराइट सॉइल हाँ वो सॉइल होती है जिसका मिनरल हमेशा खत्म हो गया है। समझ में आ रही बात को? चलो। हाँ। Later, laterite has been derived from the Latin word later, which means brick. The laterite soil develops under tropical and subtropical climate with alternate wet and dry seasons. This soil is the result of intense leaching due to heavy rain. ना, Laterite, laterite soils are mostly deep to very deep acidic एक सेकंड एक सेकंड, pH. अब यहाँ पे एक तो वर्ड तुम अंडरलाइन करो, लीचिंग, ठीक है। ये वर्ड बहुत Hmm. इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज लीचिंग। लीचिंग का मतलब ही ये होता है जब सॉइल के जो मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो चर खत्म हो जाते हैं, उसको हम लीचिंग बोलते हैं ना। तो अगर सॉइल के अंदर में न्यूट्रिएंट्स ही नहीं है तो फिर वो सॉइल किस काम की? इसी के लिए हम लोग हाँ लैटेराइट सॉइल को पत्थर बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं, माने हम लोग ब्रिक्स बनाने के लिए यूज करते हैं, तो बिल्डिंग हाँ कंस्ट्रक्शन में बहुत काम आता है लैटेराइट सॉइल। तो तुमसे एक क्वेश्चन ये भी पूछ हाँ सकता है कि लैटेराइट सॉइल का मेन यूज क्या है, तो हम लोग का कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में लैटेराइट सॉइल बहुत काम में आता है, एग्रीकल्चर में काम थोड़ा कम आता है, ठीक है। लेकिन हम लोग यूज कर सकते हैं एग्रीकल्चर में बाय यूजिंग फर्टिलाइजर एंड इरिगेशन। समझ में आ गया आपको? हाँ। चलो आगे। तो सर हम लीचिंग का ये डेफिनेशन बोल सकते हैं ना, व्हेन द मेन न्यूट्रिएंट्स आर मिसिंग आउट इन द सॉइल, सो इट इज कॉल्ड लीचिंग। करेक्ट। Generally deficient in plant nutrients and occur mostly in southern states, Western Ghats region of Maharashtra, देखो Odisha, लिखा some भी है parts of डेफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। क्यों प्लांट न्यूट्रिएंट्स में डेफिशिएंट है? क्योंकि किसी ना किसी कारण इसके जो मिनरल्स हैं वो वॉश अवे हो गए या वो गायब हो गए, चले गए, मिनरल्स बचे ही नहीं इसके अंदर, है ना। तो फिर जब ताकत ही नहीं है तो फिर क्या चीज का फायदा, ठीक है। हाँ, चलो। Western Ghats region of Maharashtra, Odisha, some parts of West Bengal and northeast regions where these soils support deciduous and evergreen forests. It is humus rich but undersparse. And the sparse soils are generally poor in phosphoric contents. They develop. सर ये तो हो गया। अच्छा हाँ, अंडर vegetation स्पार्स यहाँ से पढ़ना है ना, वेजिटेशन एंड सेमी एरिड एनवायरनमेंट। और नीचे कुछ है? vegetation हाँ, बट अंडर स्पार्स वेजिटेशन एंड इन सेमी एरिड एनवायरनमेंट। it is generally humus poor. They are prone to erosion and degradation due to their position on the landscape. After adopting appropriate soil conversion techniques, particularly in the hilly areas of Karnataka, Kerala, and Tamil Nadu, this soil is very useful for growing tea and coffee. Red laterite soils in Tamil Nadu, Andhra Pradesh, and Kerala are more suitable for crops like cashew nut. तो मतलब इसका मतलब हो गया लैटेराइट सॉइल का एक तो हैबिट ही है कि उसकी जो मिनरल्स हैं वो गायब हो जाते हैं, चले जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं, तो हमको उसको बचा के रखना पड़ता है, कंजर्व करके रखना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग जैसे हाँ हम लोग का माउंटेन के ऊपर में हम लोग बहुत सारा काउंटर प्लाउइंग करते हैं, या हम लोग का ये रू हाँ माने हमारे वहाँ पे टेरेस फार्मिंग करते हैं, हमको सॉइल को बचा के रखना पड़ेगा वरना सॉइल चली जाएगी, ठीक है। हाँ लेकिन हम लोग इसको हाँ हम लोग टी कॉफी के लिए काफी काम आता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे एरिड सॉइल्स का। एरिड का मतलब ही होता है ड्राई। अगर तुमको ज्योग्राफी पे ये जो वर्ड है एरिड, ये बहुत बार आता है, इसका मतलब होता है ड्राई। तो ड्राई का मतलब क्या हो गया? वो सॉइल जिसको पानी नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो हमारे इंडिया में सबसे ड्राई एरिया कौन सा है? राजस्थान का एरिया हमारा सबसे ड्राई एरिया है ना। तो इसका मतलब ये सॉइल हमको हाँ। कहाँ मिलेगी? राजस्थान में मिलेगी, खास करके वेस्टर्न राजस्थान में हम लोग को मिलेगी, ठीक है। चलो पढ़ो। Arid soils range from red to brown in color. They are generally sandy in texture and saline in nature. In some areas, the salt content is very high, and common salt is obtained by evaporating the water. Due to the dry climate, high temperature evaporation is faster, and the soil lacks humus and moisture. The lower horizons of the soil are occupied by conker because of the increasing calcium content downwards. The conker layer formations in the bottom horizons restrict the infiltration of water. After proper irrigation, these soils become cultivable, as has been in the case of western Rajasthan. तो फिर यहाँ पे एरिड सॉइल ऑब्वियसली पानी वहां पर नहीं होता है, ड्राई क्लाइमेट है, टेम्परेचर बहुत हाई है, जो पानी गिरता भी है वो जल्दी से इवेपोरेट हो जाता है ना। तो सॉइल के अंदर ना हाँ ह्यूमस है ना मॉइस्चर है,
ठीक है, और इसके अंदर बहुत कंकड़ भी होता है, ठीक है, तो कंकड़ के कारण क्या होता है कि वो पानी को नीचे तक जाने भी नहीं देता है ना। तो टोटल वेस्ट हाँ सॉइल है ये। लेकिन आजकल फिर मैं तुमको बता रहा हूँ, क्योंकि हमारी इरिगेशन फैसिलिटी बहुत तगड़ी हो गई है आजकल, हम जगह पानी दे पाते हैं, फर्टिलाइजर दे पाते हैं, तो हम लोग आजकल इसको भी यूज कर रहे हैं। तो आजकल राजस्थान वाले लोग भी इसको काफी यूज कर रहे हैं सॉइल। नाउ फॉरेस्ट सॉइल का नाम ही वही है जो फॉरेस्ट में पाई जाएगी। चलो पढ़ो। These soils are found in the hilly and mountainous areas where sufficient rainforests are available. The soil texture varies according to the mountain environment where they are formed. They are loamy and silty in valley sides and coarse grained in the upper slopes in the snow-covered areas. तो अब ये जिस तरह का माउंटेन एनवायरनमेंट होगा वैसी सॉइल बनेगी, ठीक है। जहां पर वैली होगा वहां थोड़ा सा लूमी होगी, ठीक है। अपर स्लोप में तो ऑब्वियसली कोर्स ग्रेन होगा, क्योंकि वहां मोटा पत्थर है, तो ऊपर के एरिया का जो सॉइल होगा थोड़ा मोटा मोटा होगा, क्योंकि अभी इसको अभी अच्छे से ग्राइंडिंग हुआ नहीं, ठीक है। अब जो स्नो कवर्ड एरिया होता है हिमालयस में, तो यहाँ पर डेनेंडेशन होता है, एसिडिक विद लो ह्यूमस कंटेंट होता है। दिस सॉइल्स फाइंड इन द लोअर पार्ट ऑफ द वैली, पर्टिकुलरली रिवर टेरेसेस एंड एलुवियल फैन्स आर फर्टाइल। तो ऊपर की जो सॉइल होती है माउंटेन की, वो थोड़ी सी फर्टाइल कम होती है, जो नीचे की सॉइल होती है वो ज्यादा फर्टाइल होती है, क्योंकि नीचे आते आते ही तो मिनरल्स नीचे ही तो आएंगे, ऊपर तो मिनरल्स उतने होते ही नहीं, ठीक है। Hmm. चलो अब हम लोग बात Of करेंगे। Himalaya. ये तो पढ़ हाँ लिया ये मैंने तो पूरा। सॉइल इरोजन एंड हाँ सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल इरोजन का मतलब किस तरह से हमारा सॉइल इरोड हो रहा है, किस तरह से हमारा सॉइल बिखर रहा है ना, हम लोग उसको बचा नहीं पा रहे। और सॉइल कंजर्वेशन का मतलब होता है कैसे हमको सॉइल को बचाना है। समझ में आ रही बात को। अभी हम्म, हम लोगों ने देखा ही हाँ था कि जो सॉइल है उसको बनने में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। अगर हम उस सॉइल को खो हाँ देंगे तो दोबारा हमारी लाइफ टाइम में तो कभी सॉइल हमको मिलेगी नहीं। तो सॉइल इरोजन से बचाना होगा और सॉइल को कंजर्व करना पड़ेगा। समझ में। चलो पढ़ो। हाँ. The denudation of the soil cover and subsequent washing down is described as soil erosion. The process of soil formation and erosion go on simultaneously, and generally there is a balance between the two. Sometimes this balance is disturbed due to human activities like deforestation, overgrazing, construction, and mining, etc. While natural forces like wind, glacier, and water lead to soil erosion. The running water cuts through the clay soils and makes deep channels as gullies. The land becomes unfit for cultivation and is known as bad land. In the tumble basin, such lands are called ravines. Sometimes water flows as a sheet over large areas down a slope. In such cases, the topsoil is washed away. अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि देखो नॉर्मली क्या होता है, विंड तो अपना काम करेगी, जोर से हवा आएगी तो वो सॉइल को उखाड़ के ले जाने का कोशिश करेगी। जो बर्फ का ग्लेशियर है वो भी सॉइल को ले जा सकता है, वाटर भी लेके जा सकता है, ठीक है। लेकिन जो Hmm. विंड है उससे सॉइल को कौन बचाता है, उसको सॉइल से बचाता है ग्रास, है ना। ग्रास, पेड़, हाँ, पेड़ क्या होते हैं, उनके रूट्स होते हैं जमीन के अंदर होते हैं, तो वो अंदर जाके पूरा सॉइल को पकड़ के रखते हैं। तो तेज हवा से पेड़ और ग्रासेस, घास जो होती है वो सॉइल को पकड़ के रखती है, ठीक है। लेकिन अगर वहां पर कोई hmm, बकरी आके सारा घास खा जाए, और जब बकरी घास खाती है तो उसको टान टान के खाती है, तो वो सॉइल को लूज कर देती है, और सॉइल क्या नाम है, इरोड हो सकता है, उसका इरोजन हो सकता है, ठीक है। देखो यहाँ पर एक तो hmm, यहाँ पर पिक्चर दिखा रहा है गली इरोजन का। बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ है, पानी आया है और पानी ने क्या किया है, लाइमस्टोन, ये एरिया में लाइमस्टोन होगा, उसको पूरा गला दिया है, और यहाँ पर इस तरह से पूरी एक गली बना दी है उन्होंने, ठीक है, एक नाला टाइप का उन्होंने बना दिया है, ठीक है। हाँ, ना अगर सपोज कर लो इस जगह में इस तरह का गली इरोजन हो जाएगा तो फिर यहाँ खेती कैसे होगी ना, क्योंकि ये पूरा का पूरा यहाँ से मट्टी गायब हो गया पूरा, है ना। समझ में आ रहा है आपको। तो अगर यहाँ पर एक हाँ, और गली इरोजन है, यहाँ पर भी एक और है, यहाँ पर भी एक और है, तो पूरा ये एरिया जो है बैड लैंड बन जाता है। समझ में आ गया बात को। तो चंबल में तुम हाँ, देखिए कि इसका लाइव एग्जांपल है, वहां पे बहुत सारी नदियों ने ऐसा गली इरोजन करके रखा हुआ है, ठीक है। कभी कभी एक एरिया में जब बहुत बारिश होती है पानी के कारण, ये पूरा एरिया एक संग साफ हो जाता है, इसको हम शीट इरोजन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे बारिश ने पूरा का हाँ. पूरा मट्टी एक एरिया का लेके ही चले गए वो एक साथ, ठीक है। चलो व्हेन विंड ब्लोज यहाँ से Wind blows loose soil of flat or sloping land known as wind erosion. Soil erosion is also caused due to defective methods of farming. Plowing is in a wrong way, that is, up and down the slope, form channels for the quick flow of water, leading to soil erosion. Plowing along the contour lines can deaccelerate the flow of water। deaccelerate the flow of water down the slopes. This is called contour plowing. Steps can be cut out on the slopes, making
terrace cultivation restricts erosion. Western and central Himalayas have well-developed terrace farming. Large fields can be divided into strips. Strips of grass यहाँ are पे एग्जाम्पल left to शायद नहीं grow. दिया है। वैसे कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर एक माउंटेन है, ठीक है, ये माउंटेन इस तरह से ऐसे माउंटेन है, तो यहाँ पर पानी अगर सीधा गिरेगा तो बहुत तेजी से गिरेगा ना। लेकिन अगर हम इस माउंटेन को हाँ हम सीढ़ी की तरह काट दे, ठीक है, मतलब इस माउंटेन को अगर हाँ हम ऐसे सीढ़ी की तरह काट दें यहाँ पर इस माउंटेन को ऐसे, ठीक है, तो क्या होगा, पानी हाँ यहाँ से आएगा फिर यहाँ जाएगा, है ना, तो यहाँ जब गिरेगा इसका फोर्स स्लो हो जाएगा, फिर ये सीधा जाएगा फिर यहाँ से गिरेगा, है ना। तो सीढ़ी से जब पानी गिरता है ना, तो वो थोड़ा स्पीड उसका स्लो हो जाता है, और स्पीड स्लो होने से हाँ क्या होता है कि क्या नाम है, इरोजन कम होता है, ठीक है। तो इसको हम टेरेस कल्टीवेशन बोलते हैं, समझ में आ रही बात को? तो हाँ हम इसको इस तरह से रोक सकते हैं यहाँ पर हम, ठीक है। चलो हाँ नेक्स्ट। लार्ज फील्ड। large fields Large fields can be divided into strips. Strips of grass are left to grow between the crops. This breaks up the force of the wind. This method is known as strip cropping. Planting lines of trees to create shelter also works in a similar way. Rows of such trees are called shelter belts. These shelter belts have contributed significantly to the stabilization of sand dunes and in stabilizing the desert in Western India. आजकल फार्मर्स लोग क्या करते हैं, बहुत सारी एंड में, जैसे खेत है हमारा, ठीक है, Hmm. खेत के एंड में हम घास छोड़ देते हैं, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ हाँ पर जब ग्रासेस बड़ी बड़ी जब ग्रासेस हो जाती है, तो एक तो ये मट्टी को पकड़ के भी रखती है, और विंड का स्पीड को भी ब्रेक कर देता है ना, जिससे अगर विंड यहाँ से मट्टी लेके भाग रही होगी तो ये घास के कारण वो मट्टी वहीं पर अटक जाएगी, ठीक है। तो ये आजकल बहुत चल रहा Hmm. है। आजकल किसान क्या कर रहे हैं, अपने जो फार्म जो अपना खेत होता है उसके एंड में ना पेड़ भी लगा देते हैं, ठीक है, आम का पेड़ या कुछ लगा देते हैं इस तरह से यहाँ पर। तो इससे उनको डबल फायदा हो जाता है, एक तो विंड और रेन से का फ्लो रोक सकते हैं, और इसको हम लोग एग्रो फॉरेस्ट्री बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हम पेड़ भी लगा रहे हैं, पेड़ के जो फल है उसको फार्मर बेच भी सकता है ना। जैसे मैंगो का एक पेड़ 25,000 रुपए में बिकता है, ठीक है। तो अगर आपके पास 4 मैंगो के खेत है, तो सीजन में आप उसके सारे मैंगो बेच दो, आपको करीब 1 लाख रुपए मिल जाएगा, है कि नहीं। और इससे और भी फायदा हाँ क्या होगा, आप जो अपनी सॉइल है उसको आप प्रोटेक्ट भी कर सकोगे, तेज हवा से भी अपना क्रॉप को बचा सकोगे, ज्यादा बारिश से भी बचा सकोगे। तो एक ये नया कंसेप्ट अभी आ रहा है, एग्रो फॉरेस्ट्री बोलते हैं इसको, ये भी अच्छी चीज है, इसको शेल्टर बेल्ट भी बोलते हैं हम लोग। चाय बागान में क्या होता है ना, जहाँ पर टी प्लांटेशन होता है, जो टी का क्रॉप होता है उसको हीट से प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको बेसी धूप अच्छी नहीं लगती, तो वो लोग वहां पर भी बड़े बड़े पेड़ ऐसे बीच में उगा देते हैं। इससे क्या होता है, सनलाइट जो है वो डायरेक्टली आके टी के प्लांट के ऊपर नहीं गिरती, और उस प्लांट को थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है। समझ में आ रही है बात को? हाँ तो अब जाके ये चैप्टर हम लोग का पूरा कंप्लीट हो गया। इसके 3 पार्ट बने हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ठीक है। मैंने तुम्हारे लिए इसको रिकॉर्ड भी कर लिया है, तो तुम आराम से इसको देख भी सकती हो, जब भी मन में आए, जब से भूल गई, और अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड कर सकते हो, बोलो भी ये वीडियो देख सकते हैं आराम से, ओके। तो मेरे को अभी हाँ सेकंड जो हम लोग करने वाले हैं, क्या करने वाले, फिजिक्स, उसका तुम मेरे को लिंक भेजो, एंड वी विल स्टार्ट द क्लास इन 10 मिनट्स, ओके। हाँ